आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला या क्षणी थेट जाणार आहोत पत्रकार परिषदेत। योगी जी हमारे पार्लियामेंट के साथी रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और योगी जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हम उनको संत मानते हैं। वो संत है गोरखपीठ के और हम उनका आशीर्वाद लेकर ही काम को शुरुआत की है। तो ये बात छोड़ दीजिए, ये जो है आप बात कर रहे हो, हमने कभी किसी रैली के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी है। संजय जी ये बताइए, संजय जी अयोध्या के लोगों ने, सारे लोगों ने वेलकम किया उद्धव जी के आने के लिए, और आप ये भी कह रहे हैं कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे, तो कौन लोग हैं अफवाह फैलाने वाले? जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है पूरे देश में, अयोध्या की बात नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ होते हैं लोग जो हाँ, तो ये सब बातें चलती रहती है। अब हम देखते हैं कल का कार्यक्रम का जो पूरा तैयारी है, हम उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। संजय जी ये बताइए, आप बता रहे हैं तीर्थयात्री के रूप में आ रहे हैं ठाकरे जी। जी हाँ, उसके बाद इस मूवमेंट को किस तरह बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तीर्थयात्री के रूप में आकर के राम मंदिर निर्माण में किस तरह से सहयोग होगा? देखिए, राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है ना, वो सिर्फ नेता के वजह से नहीं चलता है और राजनीतिक दलों की वजह से नहीं होता है। जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, वो सामान्य तीर्थयात्री थे, उनके खून से ये आंदोलन बढ़ा है। हमारे भी उसमें कार्यकर्ता थे, यहाँ के साधु संत थे देश भर के। हम लोग चाहते हैं, उद्धव जी चाहते हैं, शिवसेना एक बहुत बड़ा संगठन है हिंदुत्व के बारे में, प्रखर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी है। हम पार्लियामेंट में इस बारे में एक अध्यादेश लाने की सूचना सरकार को दी है। ये विषय जो है ये न्यायालय में नहीं छूटेगा, या बहुत बड़ी भीड़ जमा करने के बाद ये राम मंदिर नहीं बनेगा, या शक्ति दिखाकर या प्रदर्शन करने के बाद ये राम मंदिर नहीं बनेगा। सरकार की तरफ से एक कानून बनना चाहिए और उस कानून के दायरे में ये राम मंदिर बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी इसी तरह का आयोजन कर रही है बड़े लार्ज स्केल पे, उनका भी स्वागत है। उसमें और इसमें क्या फर्क है आपकी कोई फर्क नहीं, वो भी हमारे है, हम दोनों एक साथ है। तारीख का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, अगर हमको पहले पता चलता तो हम हमारी तारीख आगे कर लेते, अगर उनको पता चलता हमारी तारीख के बारे में तो वो आगे पीछे कर लेते। हमारी बात चल रही है। एक बात स्पष्ट करिए, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे के आने से मंदिर निर्माण को गति मिलेगी, इसके पीछे क्या है छिपा हुआ? कौन से ऐसे चीज घटित होगी कि मंदिर निर्माण को गति मिल जाएगी उनके आने से? जैसे हमने कहा कि शिवसेना ने 4 साल तक इंतजार किया था कि हमारी पूरी बहुमत वाली सरकार देश में है। संजय राव जी, आप कह रहे अरे हैं कि हमें अरे पूरा तो करने दीजिए, सवाल को जवाब तो पूरा होने दीजिए। नहीं हुआ पूरा। हाँ बोलिए जवाब। नहीं, तो बात ऐसी है, जी पूरी बात बता दें। हमने सरकार को ये कहा है, आज नहीं, दशहरा के रैली में लाखों की भीड़ के सामने जो ऐतिहासिक हमारी रैली होती है, उद्धव जी ने ये मांग की है कि राम मंदिर अगर बनेगा तो अध्यादेश लाकर बनेगा। तो सरकार के ऊपर हमारे सभी विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के प्रमुख हो, शिवसेना हो, सभी हिंदुत्ववादी संगठन का एक ये भूमिका है, एक दबाव बोलिए, दबाव है ऐसा कि अब हमको राम मंदिर बनाना पड़ेगा और अध्यादेश लाना पड़ेगा। आप सहयोगी दल हैं, क्या चर्चा हुई इस बारे में? हो जाएगी, शुरुआत है ये शुरुआत है। राहुल जी, जो अयोध्या एक्ट बना हुआ है, सर्टेन एरिया एक्ट जो है 1993 का, उसके रहते सीधे अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है? इस देश में लोकतंत्र है, अगर 24 घंटे में इस देश की सभी नोटों को बदल दिया जाता है, नोटबंदी होती है रिजर्व बैंक को पूछे बिगर, तो मुझे लगता है राम मंदिर का कानून बनाने में क्या कठिनाई है। अगर हम मन मिलाते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं, ये मोदी जी की इच्छा के ऊपर है, मोदी जी कर देंगे। एक और बात स्पष्ट करिए, आपके पोस्टर बैनर में लिखा है पहले मंदिर फिर सरकार। जी हाँ, इसके पीछे क्या संदेश है? क्या शिवसेना ने गठबंधन को भी दांव पर लगा दिया है? हिंदुत्व के लिए, मंदिर के लिए शिवसेना ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। जो हमारा नारा है उद्धव जी का, पहले मंदिर फिर सरकार, आप समझ लीजिए उसमें हमारी भूमिका ऐसी है। 25 साल से, जब से ये बाबरी का पतन हुआ है, बाबरी टूट गई है, तब से 25 साल जो भी चुनाव आए यहाँ, हमने लोगों से वोट मांगे हैं सरकार बनाने के लिए। हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, सरकार बनाने के बाद हम मंदिर बनाएंगे।
लेकिन जब जब सरकार बनी है तब मंदिर नहीं बना है। आज भी 2014 में हमको पूरा बहुमत मिला है। इतना भारी बहुमत इतिहास में किसी हिंदुत्ववादी पार्टी को नहीं मिला था जो हम सबको मिला है। उसके बावजूद अगर हमारी सरकार मंदिर नहीं बनाती और 2019 में हम फिर एक बार मंदिर का नारा लेकर अगर सरकार बनाने की बात करें, ये उद्धव जी को मंजूर नहीं है। उद्धव जी ने कहा है पहले मंदिर की बात करो फिर सरकार की बात करेंगे। संजय जी, क्या शिवसेना का कोई मेंबर प्राइवेट बिल ला सकता है क्या? प्राइवेट मेंबर बिल में अगर इतनी ताकत होती तो हम कभी के ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। तो आप लाएंगे क्या? हम गवर्नमेंट बिल की बात करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ये आंख में धूल झोंकने की बात है। हम गवर्नमेंट बिल की बात करेंगे। गवर्नमेंट हमारी है, कानून बनाए, एक बिल लाए, हम समर्थन देंगे। अगर ये बिल आता है इस प्रकार का तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अक्रॉस द पार्टी लाइन लोकसभा के 400 सांसद अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर को समर्थन देने वाले हैं। जो धर्म सभा हो रही है राम भक्तों के लिए हो रही है, राम भक्तों को बुलाया गया है, तो उद्धव ठाकरे भी राम भक्त हैं, आप लोग भी राम हम सब राम भक्त है। देखिए एक अलग दायरे में ये धर्म सभा हो रही है। हमारे तरफ से हमने पहले ही धर्म सभा को हमारी शुभकामनाएं भेज दी है। जब उद्धव जाएंगे तो संतों से बात करेंगे, फोन पे बात होगी ये सबसे। चलो, एक प्रश्न ये है, जैसे भी आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम आपके कार्यक्रम से अलग नहीं है, सभी राम भक्त हैं, पर डेट की जानकारी आसपास में एक दूसरे को देखिए ऐसा कभी कभी हो जाता है, आप उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, हम नहीं ले रहे हैं। क्या 25 तारीख को आप वीएचपी के मंच पर जाएंगे? वहाँ जो लोग शामिल हैं उस धर्म सभा में, उसमें से बहुत से लोग शिवसेना से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ जिनको हमने आमंत्रित किया है वो बहुत से साधु संत और महंत जो है हमारे हैं, महाराज है, सभी विश्व हिंदू परिषद जुड़े हैं। तो आप दोनों में भेद मत करिए। चला, धन्यवाद। मंदिर फिर सरकार। आप लोग अपना ये परिचय पत्र निमंत्रण ले लीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत राइट। तर अयोध्या उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे आपण पाहतोय शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी इथे अयोध्या इथे पत्रकार परिषद घेऊन इच्छा असेल तर मोदी राम मंदिर बनवू शकतात असं म्हटलंय। त्याचबरोबर राम मंदिरासाठी अध्यादेश आणण्याची शिवसेनेची मागणी देखील त्यांनी या ठिकाणी बोलून दाखवली आहे। तर उद्धव ठाकरेंचा अयोध्या दौरा चांगलाच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे, कारण विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेली धर्मसभा आणि उद्धव ठाकरेंचा दौरा एकाच दिवशी आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर अयोध्येत सुरक्षा वाढवण्यात आली असून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। उद्धव ठाकरेंना काळे झेंडे दाखवणार असल्याचं अयोध्येतल्या व्यापाऱ्यांनी सांगितलंय। 1992 सारखी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या रोड शोवर बहिष्कार टाकण्याचाही निर्णय घेतलाय। तर आगामी काळात इथलं वातावरण तणावपूर्ण राहील या शक्यतेनं दोन्ही शहरांमधील नागरिकांमध्ये सध्या चिंतेचं वातावरण आहे आणि याच संदर्भात इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी सागर अजित प्रताप सिंह यांनी। कि शिवसेना भी जो है कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है और विश्व हिंदू परिषद को आगे करके बीजेपी भी अपना राजनीतिक लाभ के चक्कर में है। ये सब जो भी अपने अपने स्वार्थ के लाभ के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन जनता, आम जनता के तो एक ही इच्छा है, जो जनमानस चाहता है कि अयोध्या में शांति के साथ भगवान का मंदिर बने। शांति हम चाहते हैं, शांति बने रहे, अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसका निर्माण हो। तो हमारे लोग पंजाब से आते हैं आस्था लेकर, हिमाचल से, मैं खुद हिमाचल से आया हूँ, हमारे साथी भाई हैं, हम यही चाहते हैं भव्य मंदिर बने। हम माथा टेकने जरूर हैं, हर साल की तरह है। वैसे गुंडागर्दी जहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। या क्षणाची पुण्यामधून एक महत्त्वाची बातमी आपल्यापर्यंत येत आहे। दुधासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशवीवरील निर्बंधांचा निर्णय शासनाने माघारी न घेतल्यास राज्यातील दूध संघ शेतकऱ्यांचं दूध खरेदी करणार नाही, असं सोनाई मिल्कचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी म्हटलंय। तर काल जी बैठक झाली त्या बैठकीत अशा प्रकारे निर्णय घेण्यात आलेला आहे। पिशवीवरती निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत आणि हाच निर्णय शासनाने माघारी घ्यावा अशी मागणी खरं तर अध्यक्षांनी केलेली आहे। सोनाई मिलचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी अशा प्रकारे प्रतिक्रिया दिली। त्यामुळे नेमकं आता पुढे होणार काय हा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। दुधासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशवीवरील निर्बंध हटवा अशी मागणी सोनाई मिलचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी केली आहे। किचकट जो निर्णय शासनाने घेतला आहे
तो निर्णय ताबडतोब मागं घेणे गरजेचं आहे. कालच पुण्यामध्ये आमची महाराष्ट्र राज्यातल्या दूध व्यावसायिकांची एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये असा निर्णय झालेला आहे की हा जो निर्णय शासनाने जर माघारी घेतला नाही तर आम्ही शेतकऱ्यांचं दूध स्वीकारणार नाही आणि ग्राहकापर्यंत 40 ते 50 लाख लिटर जे पिशवी पॅकमध्ये जातं ते सुद्धा दूध गेलं नाही तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याचा सुद्धा उद्रेक होऊ शकतो. आणि एकूणच या संदर्भात संदीप भुजबळ आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. माझे सहकारी संदीप, हा जो निर्णय या ठिकाणी पिशवीवरील निर्बंधांचा घेण्यात आलेला आहे याचा फटका नेमका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता कसा बसणार आणि ही जी मागणी आपण अध्यक्षांची पाहिली ती किती रास्त आहे असं आपल्याला वाटतं? स्वाती, या निर्णयाचा फटका जो आहे तो ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांना बसणार आहे. कारण आपण पाहतो की गेल्या 2-3 महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये प्लास्टिक बंदीचा जो निर्णय लागू केला त्याच्यानंतर तो मागे घेतला. त्याच्यामध्ये दुधाच्या पिशव्यांना सूट देण्यात आली होती पण काही त्याच्यामध्ये मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या आणि पर्यावरण विभागानं जे प्लास्टिकच्या पॉलिथिन बनवतात दूध व्यवसायासाठी वितरणासाठी त्या मंडळींवरती त्या कारखान्यांवरती काही निर्बंध लादलेत. ते निर्बंध मागे घेण्याची या कारखानदारांची मागणी आहे. जर ते निर्बंध सरकारनं मागे नाही घेतले तर आम्ही प्लास्टिकची पॉलिथिन बनवणार नाही दूध वितरणासाठीची आणि ती जर नाही मिळाली मार्केटमध्ये तर आपसुकच आपल्या घरामध्ये रोज येणारं जे सकाळचं दूध आहे ते दूध प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये येणार नाही तर दूध आपल्यापर्यंत पोहोचण्याची दुसरी व्यवस्था नाहीये. त्याचबरोबर एक सरकारनं दुसरा एक त्याच्यावरती निर्बंध घातलेला आहे की या ज्या शहरांमध्ये येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पॉलिथिन आहेत त्या कलेक्ट करायच्या. नक्कीच संदीप, आणि एकूणच आता सरकारची भूमिका काय राहणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. धन्यवाद या चर्चेसाठी. आणि पुढची महत्त्वाची बातमी आहे नागपूरमधून. नागपूरमध्ये एका महिला चोराला वाईट पद्धतीनं मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. ही महिला चोर गेल्या अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये चोऱ्या करत होती. तर नागपूरमध्ये जरीपटका भागात एका जनरल स्टोअरमध्ये चोरी करताना ही महिला पकडली गेली आहे. त्यानंतर दुकानदारानं शिवीगाळ करत या महिलेला मारहाण केली आहे. दरम्यान इतर दुकानदारही त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी देखील कायदा हातात घेत त्या महिलेला मारहाण केली आहे. तर हा सर्व प्रकार जो आहे तो मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरात अशा प्रकारच्या घटनेनंतर सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जाते. आता या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी आपल्यासाठी आहे. 99व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या नूतन अध्यक्षाचं नाव समोर आलेलं आहे. ज्येष्ठ नाटककार आणि लेखक प्रेमानंद गजवी हे 99व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर 98व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षा कीर्ती शिलेदार यांच्याकडून आता प्रेमानंद गजवी हे अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारणार आहेत. तर लवकरच संमेलनाचं ठिकाण देखील ठरणार असल्याची माहिती मिळतेय. 99व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे नवीन अध्यक्ष ज्येष्ठ नाटककार आणि लेखक प्रेमानंद गजवी होणार आहेत. तर 98व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षा कीर्ती शिलेदार यांच्याकडून आता ते अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारतील. तर संमेलनाच्या ठिकाणासाठी सध्या नागपूर, लातूर आणि पिंपरी चिंचवड ही ठिकाणं स्पर्धेत आहेत. तर लवकरच संमेलनाचं ठिकाण ठरवलं जाणार आहे. तर संमेलनाच्या ठिकाणासंदर्भात देखील लवकरच आता संमेलनाचं अंतिम ठिकाण लवकरच या ठिकाणी ठरवलं जाईल. मात्र या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय ती म्हणजे 99व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ नाटककार आणि लेखक प्रेमानंद गजवी यांचं नाव समोर आलंय. आणि आता बघत पुढची बातमी. काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांविरुद्ध सुरक्षा दलांनी सुरू केलेल्या ऑपरेशन ऑल आउट मोहिमेला मोठं यश मिळालंय. काश्मीर खोऱ्यातील अनंतनागमध्ये बिजबेहराच्या सेकीपोरा इथे सुरक्षा दल आणि अतिरेक्यांमध्ये चकमक उडाली. बिजबेहराला भारतीय सैन्यानं घेरलं आणि त्यानंतर दहशतवादी आणि जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत 6 दहशतवादी ठार झालेत.